रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, दिग्विजय बोलता है कि लव यू जिंदगी कैफ़े के अंदर हम दोनों की लगन जुड़ी हुई है, मेहनत जुड़ी हुई है। अगर कैफ़े में होने वाले प्रॉफिट के हम दोनों हकदार हैं तो आने वाले नुकसान के भी हम दोनों ही हकदार हैं। दिग्विजय सूद एज ए पार्टनर और एज ए दोस्त अनुपमा जी के साथ है। अब भले ही ये दुनिया के खिलाफ हो या फिर अपने खिलाफ हो, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ये नहीं टूटने वाली। मोटिवा बोलती है, लगता आप भूल गए हैं, आपने एक बार अनुपमा जी का साथ दिया है और आपके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आप अनुपमा जी का दोबारा साथ देना चाहते हैं। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए दिग्विजय जी, अनुपमा जी का साथ देना मतलब मुसीबत को अपने घर का पता देने जैसा है। वो आपको पहले तो मिट्टी में मिला देगी, उसके बाद आपको वहीं छोड़कर आगे निकल जाएगी अपने नए सफ़र पर। दिग्विजय बोलते हैं, थैंक यू वसुंधरा जी, आखिरकार आपने अपनी असलियत मुझे बता ही दी, आपने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरी बच्ची का कैफ़े मुझसे छीन लिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरे पास तो कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन अनुपमा जी ही थी जिन्होंने लव यू जिंदगी कैफ़े को यहाँ अहमदाबाद में स्टार्ट किया और उस कैफ़े को, मेरी बच्ची के सपने को एक नई जान दे दी। लेकिन आपका वार खाली गया मिसिज कोठारी। मोटिवा बोलती है, अब आप क्या करेंगे, आप पलटवार करेंगे क्या दिग्विजय जी? लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, अब तो हमारे पास श्रुति जी भी है। दिग्विजय बोलता है, गीदड़ हमेशा शेर पर झुंड में ही वार करते हैं, पीछे से वार करते हैं। अगर आप में और आपकी श्रुति जी में इतनी ही हिम्मत है ना तो सामने से वार कीजिए। तभी यहाँ प्रेम पहुँच जाता है। वो बोलता है कि मेरी मोटिबा से आप तमीज़ से बात कीजिए। राई बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेम भी बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दिग्विजय बोलता है, मेरी हिम्मत वैसे ही यहाँ आने की हुई जैसे इन लोगों की सालगोंडा जाने की हुई थी। ये अपने चमचे गौतम के साथ वहाँ पर गई थी, इन्होंने मेरे बेटे रणवीर जी के साथ हाथ मिलाया और मुझे और अनुपमा जी को वहाँ से निकाल दिया, मेरे घर पर ताला लगवा दिया, कैफ़े पर ताला लगवा दिया। मोटिवा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो प्रेम के पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। प्रेम, तू दर्द में डूबा हुआ था, लेकिन अनुपमा जी इस आदमी के साथ खुशियाँ मना रही थी। तेरा सपना टूट गया तो फिर हम उसका सपना कैसे पूरा होते हुए देख सकते थे? दिग्विजय बोलता है, आपने एक 8 साल की बच्ची को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, एक बाप से मरी हुई बेटी की सारी यादों को दूर कर दिया, एक लड़के से उसका सारा का सारा काम छीन लिया। ये सब कुछ क्या है? प्रेम बोलता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी मोटी बात से आप तमीज़ से बात कीजिए। दिग्विजय बोलता है कि सच तो ये है, आप लोग अनुपमा जी से जलते हैं क्योंकि वो हर सिचुएशन में खुश रहना जानती है। वो कितनी भी बार गिरती है तो फिर से उठ जाती है, लेकिन आप लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती ना, इसीलिए आप उनके रास्ते में रोड़े अटकाते रहते हो। लेकिन कितना भी कर लो, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही ऊपर जाएंगी। और अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इधर राही कुछ बोलने लगती है तो प्रेम राही को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि इनसे तो मैं बात करूँगा। प्रेम बोलता है, ऑफ कोर्स आप तो उनका साथ दोगे ही, जैसे वो आगे बढ़ने के लिए आपको सीढ़ी बना रही है वैसे ही आप आगे बढ़ने के लिए उनको सीढ़ी बना रहे हो। लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं, जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती है वही सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे भी आ जाती है और आप जल्दी ही नीचे होंगे दिग्विजय। आपको अनुपमा जी पर पहुँचे तो भरोसा है ना? उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सच्चाई कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। अगर कुछ सच है तो उनका एम्बिशन, आप देखना एक बार उनका काम हो जाएगा ना तो आपको पीछे छोड़कर आगे चली जाएगी। आपसे पहले मैं अनुपमा जी को जानता हूँ, मैं उनको देवी मानता था, लेकिन गहरी चोट खाने के बाद पता चला है कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश हैं। और आप भी उनसे कम सेल्फिश नहीं है क्योंकि आपने अनुपमा जी को जानबूझकर उस कैफ़े का पार्टनर बनाया है ताकि वो सारा काम करती रहे और आप बस मुनाफा कमाते रहें। दिग्विजय बोलता है कि केयरफुल रहो प्रेम, तुम्हारी ज़बान जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। प्रेम बोलता है, अभी तो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, मुझे तो बापूजी के लिए बुरा लग रहा है। आप दोनों उनके सामने जो पार्टनरशिप का ढोंग रचा रहे हैं ना, बापूजी ने तो सच मान लिया है। आप भी अनुपमा जी के साथ रह रहकर 2-4 अच्छी बातें करना सीख गए हैं और आप उन्हीं बातों की खा रहे हैं, वो भी सा हाउस में बैठकर। दिग्विजय बोलता है, अपनी ज़बान संभालो प्रेम। प्रेम बोलता है कि आपको सुनना पड़ेगा। प्रेम बोलता है, दोस्ती की आड़ में आप जो ये सॉन्ग रचा रहे हैं ना, उसको मैं आराम से देख सकता हूँ। आप तो बिना शादी के बापूजी के घर जमाई बन गए। ये सुनते ही दिग्विजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो प्रेम को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। प्रेम को भी गुस्सा आता है, वो भी दिग्विजय पर हाथ उठा रहा होता है। दिग्विजय बोलता है, अगर हाथ उठा ही लिया है तो मारो भी ना। तुम्हें पता है क्या, नेशनल जो प्लेयर होता है वो सबसे पहले क्या सीखता है? वही सीखता है संयम रखना। मैंने कसम खाई थी, मैं खेल के मैदान के बाहर पहले कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरा संयम टूट गया है। दिग्विजय मोटिबा और गौतम के बारे में बोलता है कि इन दोनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी मैं इनको बस अपनी बातों से जवाब दे रहा था। लेकिन तुम्हारी जो बात है ना, उसका जवाब मैंने हाथ उठा कर दिया है।
तुम दोनों की ज़बान बचपन से ही इतनी गंदी है या फिर अभी अभी हुई है? तुम दोनों का दिमाग ख़राब है, कहीं अच्छी सी जगह जाकर इलाज करवाओ। फिर वो मोटिवा की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे तुम्हारी क्या ही गलती है, जब मिट्टी के अंदर ही जहर हो तो फिर पानी में अमृत कैसे हो सकता है। अगर तुम्हें मुझे बुरा भला बोलना था बोलते रहते, लेकिन अपनी देवी जैसी माँ पर कीचड़ उछालने की, उनके बारे में ये सब कुछ बोलने की क्या ही ज़रूरत थी। ये अनुपमा जी के संस्कार तो नहीं हो सकते। लगता है तुम्हारी नई माँ ने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये जो तमाचा है वो तुम्हारे गाल पर नहीं तुम्हारी मर्दानगी पर पड़ा है। लेकिन जो मर्द इज्जत नहीं कर सकता औरत की, उसको मर्द कहलाने का हक भी नहीं है। प्रेम बोलता है अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना। दिग्विजय बोलता है वरना क्या? प्रेम बोलता है वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। दिग्विजय बोलता है इससे ज़्यादा मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। गौतम बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। दिग्विजय बोलता है हाथ तो उठ ही चुका है, चल तू भी इधर आ जा। वैसे इन हाथों में इतना दम है कि थाली को भी मरोड़ दे, तू तो बस है ही चमचा। दिग्विजय बोलता है बाबूजी अनुपमा जी को गंगा मानते हैं और गंगा कभी मैली नहीं होती, वो पूरी दुनिया को साफ कर देती है। और ऐसे ही अनुपमा जी पर तुम कितने भी कीचड़ उछाल लो, लेकिन वो मैली नहीं होंगी, वो तुम्हारे भी पाप धोल देंगी। जाते जाते मैं एक बात और कहकर जाऊँगा, तुम लोगों ने रणविजय के साथ मिलकर मुझसे मेरा घर, कैफ़े सब कुछ तो छीन लिया है, लेकिन दुनिया की कोई भी कोर्ट में इतना ताकत नहीं है कि वो मुझसे मेरी बेटी को दूर कर सके। मेरी बेटी की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं अनुपमा जी के साथ मिलकर उस कंपटीशन को जीतूंगा और उसके बाद हम फिर से नया घर बनाएंगे और कैफ़े बनाएंगे। दिग्विजय बोलता है इस सब के बाद भी शायद अनुपमा जी तुम दोनों को माफ़ कर दे, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और तुम लोग इतना भी नीचे मत गिरो कि माफ़ी मांगने के लिए अनुपमा जी के पाँवों तक भी ना आ पाओ। प्रेम काफ़ी गुस्से में होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इधर गौतम बोलता है कि अनुपमा जी तो 5 पन्नों का भाषण देती हैं, लेकिन ये दिग्विजय 15 पन्नों की धमकी देकर गया है। और ऊपर से ये जो थप्पड़ लगा कर गया है वो है ही अलग। इधर राही भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है। आगे हम अनु को देखते हैं जो घर आ जाती है, वो दिग्विजय को ही ढूंढ रही होती है। अनु बोलती है बापूजी आपकी सर से बात हुई है क्या? बापूजी बताते हैं नहीं। अंश बोलता है कि वो तो इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ से कैसे जा सकते हैं। इधर इशू बोलती है कि अभी तक तो वो कैफ़े में भी नहीं आए। माही बोलती है आप फिक्र मत करो अनु माँ, किसी काम से यहाँ वहाँ गए होंगे। अनु बोलती है लेकिन वो इस शहर के अंदर किसी को जानते ही नहीं है और अभी तो उनके दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। बाबूजी बोलते हैं फिक्र मत कर वो आ जाएगा। इधर बाप बोलती है कि कैफ़े से मेरे लिए पनीर पकौड़े मंगा देना, क्या है ना मेरा खाने का दिल कर रहा है। बाबूजी बोलते हैं पेमेंट ऑनलाइन करोगी या फिर कैश दोगी? बाप बोलती है मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बाबूजी बोलती है कि हाँ हर रोज़ तू पनीर पकौड़े मंगाती है, अगर मुफ्त में खाने हैं तो फिर प्याज पकौड़े मंगा लो। बाप बोलती है ठीक है फिर प्याज पकौड़े भी चलेंगे। अनु बोलती है मैं कैफ़े में जाती हूँ। अनु कैफ़े की तरफ जा रही होती है, तभी वो सामने राही को देखती है। बाबूजी बोलते हैं तू यहाँ पर? राही बोलती है कि आना पड़ा क्योंकि इनके दोस्त दिग्विजय हमारे घर पर आए थे। अनु बोलती है कि मैंने तुझे बड़ों के आगे जी लगाना सिखाया है ना। राही बोलती है कि आपके दोस्त की इंसल्ट आपको चुभी ना, तो फिर मुझे भी मेरे प्रेम की इंसल्ट चुभी है। आपके उस दोस्त ने मेरे पति को थप्पड़ मारा है। सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राही बोलती है मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके दोस्त ने किस हक से मेरे पति पर हाथ उठाया है? अनु बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राही बोलती है कि ऐसा ही हुआ है, उन्होंने मोटी बात से बदतमीजी की, उसके बाद गौतम का हाथ मोड़ दिया और प्रेम को थप्पड़ भी मार दिया। बाप बोलती है ये जो पहले वाले 2 काम है ना ये तो अच्छे किए हैं, लेकिन थप्पड़ जो मारा है वो गलत किया है। राही बोलती है कि जब आपसे दोस्त संभाले ही नहीं जाते तो आप अपने दोस्त बनाती क्यों हैं? अंश बोलता है अगर तुम अपनी ज़बान को संभाल नहीं सकती तो बोलती क्यों हो? किंजल बोलती है कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, राही ज़बान संभाल कर बात करो। राही बोलती है सॉरी भाभी, लेकिन मैं फ़िलहाल उस आदमी की दोस्त से बात कर रही हूँ जिसने मेरे पति पर थप्पड़ मारा था। ईशू बोलती है तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। राही बोलती है कि मैं वहीं खड़ी थी, सब लोग वहीं थे। अंश बोलता है कि प्रेम ने ऐसा क्या बोल दिया है? राही बोलती है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी दोस्त ने मेरे पति पर हाथ क्यों उठाया? इधर बापूजी बोलते हैं कि जवाब देना, प्रेम ने ऐसा क्या बोला था? तुम लोगों के कैफ़े की ओपनिंग के दिन प्रेम ने इतना तमाशा किया था, इतना कुछ बोला था, लेकिन फिर भी दिग्विजय ने हाथ नहीं उठाया। वो बस तुम्हारे कैफ़े में आया था, प्रेम को कुछ बातें सुना कर गया था। अनु बोलती है लेकिन बाबूजी किस लिए? इधर राही बताती है कि ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए किया है। और आप इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो रही है? क्योंकि आपका तो शौक थप्पड़ लगाना ही है। आपके 4 ही तो शौक है, एक तो थप्पड़ लगाना, एक नया सफ़र, एक नए बच्चे और एक नए दोस्त बनाना, और इस बार आपके नए दोस्त ने थप्पड़ मार दिया। बाबूजी बोलते हैं तो बदतमीज कब से हो गई है? राही बोलती है जब से मेरे पति पर किसी ने हाथ उठाया है तब से। माही बोलती है लेकिन बता तो सही बात क्या हुई थी? राही बोलती है वजह जो भी हो, लेकिन हाथ उठाना गलत था। राही बोलती है मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर वो आदमी मेरे और मेरे पति के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मैं वो तमाशा क्रिएट करूँगी कि आप दोनों दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे।
माही बोलती है राही चुप कर दे। राही बोलती है कि तू चुप कर दे, वैसे भी मेरा दिमाग घूम चुका है, मैं तेरा भी नंबर लगा दूंगी। तभी यहाँ पर दिग्विजय भी आ जाता है। राही वहाँ से चली जाती है। इधर अनु बोलती है सर ये राही क्या बोल कर गई है, आपने प्रेम को थप्पड़ मारा। दिग्विजय बताता है हाँ। अनु बोलती है सर आपने ये क्या किया, प्रेम मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा है और आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा। अनु बहुत परेशान हो जाती है। दिग्विजय बोलता है कि पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अनु बोलती है कि सर जो भी बात हुई होगी, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप बापूजी को या फिर मुझे आकर बताते, हम कोई बात करते। मैंने सोचा था कि आप समझदार हैं, लेकिन आप वहाँ पर क्यों गए थे। बापूजी बोलते हैं कि बेटा कोई ना कोई वजह तो होगी ही। अनु बोलती है वजह जो कोई भी हो, लेकिन सर आपने गलत किया है, मतलब गलत किया है। सर कोठारी परिवार मेरी बच्चियों का ससुराल है, मैं वहाँ जाती हूँ तो 1000 बार सोच कर जाती हूँ, लेकिन आप ऐसे ही वहाँ चले गए और प्रेम पर हाथ भी उठा दिया। सर आपको ज़रूरत क्या थी मेरे परिवार के मामले में पढ़ने की। दिग्विजय बोलता है मेरी बात तो सुन लो। अनु बोलती है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बा बोलती है कि एक थप्पड़ ही तुम्हारा है, क्या हो गया। अनु बोलती है प्रेम को थप्पड़, दामाद को थप्पड़ मारा है, दामाद को तो पलकों पर बैठा कर रखते हैं। सर आपने ऐसा करके मेरे और मेरे बच्चों के बीच की खाई को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। बाबूजी बोलते हैं कि एक बार तो इसकी बात तो सुन ले। अनु बोलती है बात सुनकर क्या करना है। अनु बोलती है सुनने से जो कुछ हुआ है बदल तो नहीं जाएगा। दिग्विजय बोलता है मैं आपके लिए ही। तभी अनु बोलती है कि सर मेरे लिए आप कुछ मत कीजिए, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय बोलता है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। अनु बोलती है जानबूझकर करते तो शायद जान ही निकाल देते। दिग्विजय अनु के सामने आता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है सॉरी, मुझे आपके परिवार के मामलों के बीच नहीं पड़ना चाहिए था। दिग्विजय हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं वहाँ आवाज़ उठाने के लिए गया था, लेकिन हाथ उठा लिया, सॉरी। ये बाहर वाला यहाँ से चला जाएगा और फिर मैं लौटकर कभी यहाँ नहीं आऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। आगे हम राही को देखते हैं जो बैठे बैठे रो रही होती है। तभी उसके पास एक औरत आती है, बोलती है कि बेटा क्या हो गया है। राही रो रही होती है, वो चुप ही नहीं होती। औरत बोलती है कि बेटा क्या हुआ, ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स है, कुछ हो गया है क्या। राही बोलती है कि एक तो मुझ में B12 की कमी है, ऊपर से PMOS। ये सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स की वजह से नहीं होती, इसकी वजह से तो पूरी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। वो औरत बोलती है कि बेटा टेंशन मत लो, तुम जल्दी से ही इलाज स्टार्ट कर दो। राही बोलती है कि डॉक्टर ने भी मुझसे यही बोला है, उन्होंने बोला है कि इस वजह से आगे जाकर बेबी करने में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और मेरी फैमिली वाले तो मुझ पर पहले से प्रेशर बना रहे हैं। अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगी। यही बोल बोलकर राही रो रही होती है। और मेरी मम्मी, वो औरत बोलती है कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर रहती है क्या। राही बोलती है कि वो इतनी ज़्यादा पास रहती है, लेकिन हर बार वो मेरे बजाय किसी और को चुनती है और मुझे हमेशा दुख पहुंचाती है। दर्द दर्द में मैं उनका नाम तो लेती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कभी भी उन तक नहीं पहुँच पाती। राही बोलती है मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब मैं माँ बनूंगी ना, तो मैं अपने बच्चे को वो हर खुशी दूंगी जो मुझे हासिल नहीं हुई। मैं अपनी मम्मी की जैसी माँ बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। वो औरत बोलती है कि जब तू माँ बनेगी तो वो नानी बनेगी ना। राई बोलती है कैसे बनेगी वो नानी, मेरी अपनी मम्मी ने मुझे शराप दे दिया है, अगर मैं ही माँ नहीं बनूंगी तो वो नानी कैसे बनेगी। वो औरत बोलती है मुझे नहीं पता बेटा तेरी माँ कैसी है, लेकिन माँ है ना, वो हमेशा बच्चों के लिए यही प्रार्थना करती है कि बच्चों पर कोई भी संकट ना आए। वो कभी अपने बच्चों को कोई भी श्राप नहीं देती। वो यही बोलती है कि अगर कोई संकट आए तो वो मुड़कर उन्हीं के पास आ जाए। राही बोलती है ऐसा अच्छी माएँ करती होंगी, मेरी माँ ऐसा नहीं करती। मैं और प्रेम अपनी मम्मी के रास्ते में आ गए ना, तो उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दे दिया है। अगर इस वजह से आगे चलकर बेबी नहीं हुआ तो प्रेम का एक और सपना टूट जाएगा, मैं टूट जाऊंगी, हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, फ़िलहाल प्रेम को मेरी ज़रूरत है। वो वहाँ से जाने लगती है। वो औरत बोलती है कि देखो, मैं इतना कुछ तो नहीं जानती, लेकिन इतना ही जानती हूँ कि तू ये रिपोर्ट्स लेकर अपनी माँ के पास जाना, उनका आशीर्वाद सब कुछ ठीक कर देगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो काफ़ी परेशान होती है। तभी बा अनु के पास आती है और बोलती है कि ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, तूने जो आग लगाई है ना वो ऐसे नहीं बुझने वाली। तेरे दोस्त ने वहाँ कोठारीज के वहाँ जाकर प्रेम को थप्पड़ लगाया है। ये जो थप्पड़ की गूंज है ना, ये हम लोग सालों साल तक सुनते रहेंगे। तेरी बेटी और तेरा दामाद तुमसे नाराज़ थे, लेकिन अब वो दोनों तुमसे नफरत करेंगे। वसुंधरा कोठारी तेरी बेटी पर ताने बरसाएगी। इधर किंजल बोलती है बा प्लीज़ बस कर दीजिए, मम्मी पहले से परेशान है। बा बोलती है कि मैं परेशान नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ। एक तो माँ ही यहाँ आकर बैठ गई है, ऊपर से ये अंश, इसकी इसके ससुराल में किसी से नहीं बनती, ऊपर से वो राही। अनुपमा तू ही बता हमारे बच्चों का क्या होगा। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, वो जा रहा होता है। तभी बापूजी दिग्विजय को रोक लेते हैं। बापूजी बोलते हैं कि मेरी बात तो सुन ले। दिग्विजय बोलता है कि प्लीज़ बापूजी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। इधर हम देखते हैं बापूजी के पास कॉल आता है। बापूजी काफ़ी ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं। इधर हम बा को देखते हैं। बा बोलती है कि अनुपमा, दिग्विजय से तेरी दोस्ती सबसे बड़ी भारी पड़ेगी तुझे तेरी ज़िंदगी में। अनु बस यही बोल रही होती है कि सारी की सारी सिर्फ मेरी ही गलती है।
अनु अपना सर पीटने लग जाती है और बोलती है कि सारी की सारी मेरी गलती है। तभी ईशु, माही, हंस, किंजल सब लोग अनु के पास आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। अनु बोलती है उस घर में परी है, राही है, किंजल बराबर ही है। मेरे बच्चे मुझ पर गुस्सा करते हैं, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने तो सब लोगों की नाक में दम कर रखा है। अंश बोलता है कि अनुमा आपकी कोई भी गलती नहीं है। अनु बोलती है कि वो तो बच्चे हैं, लेकिन मुझे ही समझ आना चाहिए था, मैं यहाँ पर क्यों वापस आ गई। अनु रो रही होती है, बस यही बोले जा रही होती है कि सारी की सारी मेरी गलती है। बाबूजी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि अनु बेटा, तूने कोई भी गलती नहीं की है और दिग्विजय ने जो किया है उससे सही कुछ हो भी नहीं सकता। अनु बोलती है बाबूजी, आप बिना बात सुने ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि देखो, बात तो पूरी किसी ने सुनी ही नहीं। मैं दिग्विजय के पीछे गया था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जितनी तू समझदार है उतना वो भी तो समझदार है। दिग्विजय यहाँ से चला गया। उसके बाद मेरे पास परी ने कॉल किया और मुझे परी ने सब कुछ बता दिया। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेरणा एक कंपनी से बात करती है। यहाँ पर ये लोग प्रेजेंटेशन देख कर आते हैं। कंपनी के लोगों को अनु और बाकी लोगों की प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर वो लोग खाना भी चख कर देखते हैं, खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अनु और दिग्विजय को यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। अनु और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग कैफ़े में होते हैं और खुशी के मारे डांस कर रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं अनु सारा खाना भी बना लेती है। वो ट्रक के अंदर खाना रख रही होती है। वो लोग जिस कंपनी के लिए खाना ले जा रहे होते हैं उसी के लिए भी प्रेम ले जा रहा होता है। अनु जैसे ही ये देखती है तो अनु काफ़ी अपसेट हो जाती है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम, तुम लोगों ने हम लोगों से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये चुराया है। प्रेम बोलता है कि तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने भी तो मेरे साथ यही सब कुछ किया है। इन्होंने पहले हमसे हमारा जो ऑर्डर था वो छीन लिया, उसके बाद हमारी एम्प्लॉय चुरा ली। प्रेम बोलता है अनुपमा जोशी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मैं आपके इस कैफ़े को बर्बाद करूँगा और जल्दी ही आपको अपने कैफ़े पर ताला लगाना होगा। अनु की आंखों में आंसू होते हैं। वो प्रेम को कोई जवाब नहीं दे रही होती, लेकिन प्रेरणा चुप नहीं रहती। इधर अंश और बाकी के लोग भी चुप नहीं रहते। यहीं पर राही भी प्रेम का ऐसे रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि प्रेम दिन ब दिन कैसे बनते जा रहा है। इधर हम देखते हैं बापूजी सब लोगों को सारा सच बता देते हैं कि प्रेम ने वहाँ पर क्या कुछ बोला था और उसी वजह से प्रेम को एक जोरदार थप्पड़ मिला था। यहाँ पर अनु को जैसे ही सच का पता चलता है तो अनु परेशान हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि दिग्विजय को उसके घर से मोटी बा और गौतम इन दोनों ने मिलकर निकलवाया था। सो दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा दिग्विजय के पास जाती है, उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि सर, मुझे पता नहीं था कि आपने जो कुछ किया सही किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।